हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू जीएस एग्ज़ाम्स क्रैकर। तो भाई अभी अभी आपका एसएससी सीजीएल का मेंस का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है 2025 का। 2 दिन हुआ था, 18 को और 20 जनवरी को। तो आज की जो हमारी क्लास रहेगी इसमें हम देखिए जीके जीएस के क्वेश्चंस का रिव्यू करेंगे और उनका सॉल्यूशन करेंगे, जितने भी क्वेश्चंस स्टूडेंट ने हमारे पास भेजे हैं। ठीक है भाई, तो देख लेते हैं कैसे थे क्वेश्चंस बाकी, और हम देख लेंगे क्या कट ऑफ रहेगी, उसके अलावा जो है पेपर का लेवल क्या था। ठीक है, और जो टाइपिंग टेस्ट दोबारा कंडक्ट कराएगी यूपीए जो है एसएससी 31 को है। 18 वाले में टाइपिंग टेस्ट में कुछ दिक्कत थी। ठीक है भाई, तो हमारे पास जो क्वेश्चन है उनका देख लेते हैं। तो जो भी बच्चे आने वाले कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, जीडी वगैरह का या एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम, तो उनके लिए ये सॉल्यूशन काम का रहेगा। ठीक है भाई, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भैया, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं एसएससी से रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यू हैं, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सबके मैंने डाल दिए हैं, आप देख सकते हैं चैनल पर। और डेली क्लासेस आती हैं, आप मेरे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं इसी नाम से। ठीक है, डेली अपडेट देता हूँ मैं। एसएससी का कंप्लीट और कॉम्प्रिहेंसिव जीके जीएस आपको यहीं पर मिल जाएगी। ठीक है, पीवाईक्यू आपको कहीं और से करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए हम देख लेते हैं अपना जीके जीएस का सॉल्यूशन और रिव्यू, कैसे क्वेश्चंस थे, आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है भाई, मेंस में तो देख लेते हैं भाई अपना। तो देखिए एक क्वेश्चन ये आया था भाई, ये जो है मथुरा वॉज द सेकंड कैपिटल ऑफ विच डायनेस्टी। तो ये किसकी कैपिटल थी जो है मथुरा, किस वंश की जो है दूसरी राजधानी थी। तो ये भाई कुषाण वंश की दूसरी राजधानी थी जो है ना। पहली जो राजधानी थी वो थी पुरुषपुर, पेशावर, जो है पाकिस्तान में। ठीक है, पहली कैपिटल ये थी, दूसरी जो है मथुरा बनी थी, कुषाण जो है डायनेस्टी। और देखिए कुषाण जो डायनेस्टी थी ये पोस्ट मौर्यन पीरियड के बाद आई थी, और ये देखिए फॉरेन डायनेस्टी थी, FOREIGN, फॉरेन डायनेस्टीज़ में आती है कुषाण डायनेस्टी। तो फॉरेन डायनेस्टी कितनी थी, देखो इंडो ग्रीक्स आए थे, इंडो ग्रीक्स और साकाज, पार्थियंस और कुषाण। ठीक है भाई, आपको इतना ध्यान रखना है, ये फॉरेन डायनेस्टी थी। बाकी पोस्ट मॉडर्न के जो बाद में कुछ इंडिजीनियस डायनेस्टी भी आई थी। इंडिजीनियस में जैसे सूंगा, कानवा और सतवाहाना। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। बाकी जिसके बारे में ये पूछ रहा है ये है कुषाण डायनेस्टी। तो इनकी जो सेकंड कैपिटल थी वो मथुरा थी, पहली पुरुषपुर थी। ठीक है, आज का जो पेशावर है पाकिस्तान में। ठीक है भाई, नॉर्थ ईस्ट में इन्होंने रूल किया था, नॉर्थ जो है वेस्ट में, और इनकी जो है मथुरा भी कैपिटल रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था भाई, देखो क्वेश्चन ये आया था भाई, देखो जर्मन साइंटिस्ट वाल्टर फ्लेमिंग डिस्कवर्ड माइटोसिस इन विच ईयर। तो जर्मन वैज्ञानिक वाल्टर फ्लेमिंग ने किस वर्ष में माइटोसिस की खोज की। तो ये 1882 में की थी, ये क्वेश्चन आया हुआ है भाई। ठीक है, देखिए लैंग्वेज जो हो सकती है ना वो थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है, ऐसा नहीं है एग्जैक्ट लैंग्वेज आएगी, थोड़ा बहुत आइडिया लगा के ये क्वेश्चंस बनाए गए हैं। ऐसा नहीं है बिल्कुल ही डिक्टो आई है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, जो स्टूडेंट्स ने क्वेश्चंस भेजे हैं, ठीक है, जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना क्या है। देखो ये क्वेश्चन आया था, PMP22 जीन लोकेटेड ऑन विच क्रोमोसोम्स। तो जो ये जीन है PMP22 इस गुणसूत्र पर स्थित है, तो ये क्रोमोसोम्स जो है 17 पर स्थित है। और PMP22 जीन इज लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम 17p11.2 और 17p12 इन ह्यूमंस। इट इज़ द जीन फॉर पेरिफेरल माइलिन प्रोटीन विच इज़ प्रोटीन दैट सराउंड्स द नर्व्स फाइबर। तो PMP22 जीन जो है मनुष्य के गुणसूत्र 17p11.2 में और 17p12 पर स्थित है। यह परिधीय माइलिन प्रोटीन के लिए जीन है, जो एक प्रोटीन है जो तंत्रिका तंतुओं को घेरता है। तो इतना आपको ध्यान रखना है आने वाले एग्जाम्स के लिए। ठीक है भाई, तो इसका ये वाला आंसर सही होगा 17, जो ऑप्शंस दे रखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन वॉज लॉन्च्ड बाय प्रधानमंत्री मोदी। तो प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन जो है कब लॉन्च किया था। तो ये देखिए 74th इंडिपेंडेंस डे था, 15 अगस्त 2020 में लॉन्च हुआ था ये नेशनल डिजिटल जो है हेल्थ मिशन। आने वाले एग्जाम्स में आप ध्यान रखें, आयुष्मान भारत जो स्कीम है, आयुष्मान भारत जो स्कीम है, हेल्थ मिशन है आयुष्मान, ये कब लॉन्च किया था। ठीक है,
ये आप ध्यान रख सकते हैं। आयुष्मान जो है हेल्थ स्कीम है और इसके प्रोविजंस क्या हैं, जो ये स्कीम्स हैं क्या क्या बेनिफिट्स हैं इसके। ठीक है, तो ये आपको बताना है एक बार कमेंट सेक्शन में, क्या आपको याद है या नहीं है। ठीक है, जीडी वाले, जीडी का जो एग्ज़ाम देंगे, ठीक है भाई, ऐसे पूछता है। मैंने आपसे कितने पीवाईक्यू करवाए हैं मैंने सीजीएल के, तो उसमें भी मैंने बताया था कि भाई आपको ये चीज़ें, और उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन वाला, तो ये कब लॉन्च हुआ था उसमें भी शायद पूछा हुआ है, या आयुष्मान भारत जो स्कीम है, ठीक है, जन आरोग्य वाली योजना है जो जन आरोग्य, ये आपको पता होनी चाहिए हेल्थ से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्या आया था। देखिए, स्कीम पोर्टल क्रिएटेड फॉर मॉनिटरिंग ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन इन प्रोग्राम्स। तो सरकारी योजनाओं की निगरानी और कार्यक्रमों में जन भागीदारी के लिए बनाया गया पोर्टल था। तो ये जन भागीदारी पोर्टल था भाई, जो पोर्टल बनाया था। ठीक है, मॉनिटरिंग ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन इन प्रोग्राम्स, तो यही इसका ऑप्शन जो है होगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या आया था। तो देखिए, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो 18 और जो 20 वाला जो पेपर था, दोनों के क्वेश्चंस मिक्स हैं भाई इसमें। ठीक है, तो फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के प्रथम जो है गृह मंत्री कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जो है पहले जो है होम मिनिस्टर जो है इंडिया के। ठीक है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की देखिए 182 मीटर ऊंची जो है स्टैचू किस स्टेट में है, ये आप बताइए, और किस डैम पर है। डैम तो मैं बता देता हूँ, सरदार सरोवर डैम पर है। सरदार जो है सरोवर डैम, ठीक है, गुजरात में है ये। और रिवर ही बता दीजिए, चलो आप किस रिवर के तट पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम अपना, क्या आया था भाई। पॉलिटिकल पार्टीज शुड इंस्पायर नॉट डिवाइड, पॉलिटिकल पार्टीज शुड इंस्पायर नॉट डिवाइड, ये जो है स्टेटमेंट जो है गिवन बाय विच पर्सन ऑन वोटर्स डे स्पीच। तो राजनीतिक दलों को मतदाता दिवस के भाषण में किस व्यक्ति द्वारा दिए गए बयान को प्रेरित करना चाहिए। ठीक है, ये भाई कुछ अलग है हिंदी में। राजनीतिक दलों को मतदाता दिवस के भाषण में किस व्यक्ति द्वारा दिए गए बयान को प्रेरित करना चाहिए, विभाजित नहीं करना चाहिए। मतलब कि देखो, ये हिंदी में थोड़ा सा अलग दे रखा है। पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो है प्रेरित करना चाहिए, डिवाइड नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये स्टेटमेंट दी थी जो है वोटर्स डे पर, किस पर्सन ने दी थी, तो यहाँ पे देखिए उन्होंने दी थी, ये जो है चीफ कमिश्नर जो है इलेक्शन चीफ कमिश्नर राजीव कुमार जी ने दी थी। और 25 जो है जनवरी को नेशनल वोटर्स डे होता है। तो इनकी ये जो है स्पीच में स्टेटमेंट थी, द पॉलिटिकल पार्टी शुड इंस्पायर नॉट डिवाइड। ठीक है भाई, इतना आपको ध्यान रखना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें भाई आने वाली क्लासेस के लिए। ठीक है, ऐसे ही आपको तुरंत एनालिसिस मिलेगा किसी भी एग्ज़ाम का, स्टेट पीसीएस हो, आपका यूपीएससी का हो, यूपी पीसीएस का हो, जो भी एग्ज़ाम्स आते हैं आपको तुरंत आपको एनालिसिस मिलेगा फर्स्ट, और बिल्कुल एग्जैक्ट और एक्यूरेट क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। ठीक है, सॉल्यूशन बेस्ट मिलेगा। बाकी आप पीवाईक्यू के लिए भी चैनल को ज्वाइन कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्या पूछा था। तो देखिए, ये वाला क्वेश्चन था, ए नेगेटिवली चार्ज आयन इन अ कंपाउंड इज कॉल्ड। तो एक यौगिक में एक नकारात्मक जो है चार्ज आयनों को कहा जाता है, तो एनायन कहा जाता है जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। और अगर पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो ये कैटायन होता है। ठीक है भाई, कैटायन ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो एनायन पर जो है नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, और कैटायन पर पॉजिटिव, कैटायन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या आया था। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस सेड दैट फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी अमेंडेड। तो फंडामेंटल, निम्नलिखित में से किस मामले में कहा गया है कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता। तो किस जो है केसेस में कहा गया है, तो ये देखिए गोलकनाथ केस में कहा गया 1967 में, सुप्रीम कोर्ट केस गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब हुआ था। रूल दैट पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड द फंडामेंटल राइट्स, द कोर्ट हेल्ड दैट एनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दैट इन्फ्रिंज ऑन फंडामेंटल राइट्स इज वॉइड। तो 1967 में सुप्रीम कोर्ट का जो है मामला गोलकनाथ बना पंजाब राज्य ने फैसला सुनाया था कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। अदालत ने कहा कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाला कोई भी संवैधानिक संशोधन शून्य है, मतलब उसे वॉइड कर लिया जाएगा, इनवैलिड माना जाएगा। ठीक है, इनवैलिड। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये केसेस पे जा रहा है भाई एसएससी, अब केसेस को पूछ रहा है, तो आपको केसेस ध्यान रखना है। ठीक है भाई, केस किससे रिलेटेड है, फंडामेंटल राइट्स से और
जो है DPSP के बारे में जो बात कर रहे हैं केसेस, उनको थोड़ा सा आपको पढ़ लेना है, ठीक है भाई, इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, देखो, हु वॉन द टाइटल एट वर्ल्ड चेस जो है आर्मगेडन एशिया ओशिनिया इवेंट इन बर्लिन जर्मनी इन अप्रैल 2023 इज। तो अप्रैल 2023 में बर्लिन जर्मनी में विश्व शतरंज आर्मगेडन एशिया ओशिनिया इवेंट में जो है खिताब जीता था, वो किसने जीता था? तो डी कुकेश ने जीता था। अभी ये वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप के मास्टर भी बन गए हैं, वर्ल्ड चेस चैंपियन इन्होंने ही जीती है, और 18 ईयर के सबसे कम उम्र के, ठीक है, कम उम्र के सबसे जो है कम उम्र के ये वर्ल्ड जो है चेस चैंपियंस बन गए हैं। और इनका संबंध है तमिलनाडु से, तमिलनाडु के रहने वाले हैं, तमिलनाडु चेन्नई, ठीक है। आपसे स्टेट भी पूछ सकता है, ध्यान रखिए, आने वाले एग्जाम्स के लिए काम का है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है भाई, देख लेते हैं क्या पूछा था। देखो, एल्यूमिनियम और दैट हैज़ हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। तो एल्यूमिनियम अयस्क जिसमें हेक्सागोनल संरचना होती है, तो एल्यूमिनियम का जो अयस्क है जो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है वो क्या है भाई? तो वो है कोरुंडम और अल्फ़ा एल्यूमिनियम। तो इनका नाम ध्यान रखना है, रिपीटेड है ये क्वेश्चन, पहले भी पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्या पूछा था भाई, देख लेते हैं हम, फटाफट देख लेते हैं अपने जो जो क्वेश्चंस हैं। तो विच सिटी एक्सपीरियंस लीस्ट रेंज ऑफ टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर। तो किस शहर में साल भर तापमान की सीमा सबसे कम रहती है? तो इसका जो आंसर था भाई वो मुंबई है, जो सिटीज़ दे रखी थी उनमें से, ठीक है। एग्जैक्ट जो है इसकी जो है वो ऑप्शंस का पता नहीं है क्या है, तो इतना ही भेजा था जो है स्टूडेंट्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। तो नेम ऑफ द साइंटिस्ट स्टडीड द बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजी। तो पारिस्थितिक की मूल इकाई का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? तो देखिए जो है ये है अर्नेस्ट हैकल इज़ क्रेडिटेड विद द कॉइनिंग द टर्म इकोलॉजी। तो इन्होंने ही दिया था जो ये टर्म दी थी, अर्नेस्ट हैकल ने। हाउएवर द अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट इज़ ऑफन कंसिडर्ड द फादर ऑफ इकोलॉजी। तो फादर ऑफ इकोलॉजी जो है अलेक्जेंडर वोल्ट हम्बोल्ट थे, ठीक है। अब उन्होंने ऑप्शन में क्या दे रखा था ये आइडिया नहीं है भाई, जो है क्वेश्चन आया है मेरे पास तो बताया था लड़के ने। तो इकोनॉमी जो है इकोलॉजी बिकॉज ही वॉज द फर्स्ट टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट। तो इकोलॉजी है या जो है क्या है इकोसिस्टम है, तो उसके बारे में देखिए अभी एग्जैक्टली नहीं पता है, लेकिन इकोलॉजी होगी तो इसके इनमें से ही इसका आंसर है। इट वाज इन 1935 द आर्थर टेंसले द ब्रिटिश इकोलॉजिस्ट कॉइन्ड द टर्म इकोसिस्टम। और इकोसिस्टम दी थी भाई आर्थर टेंसले ने, ये ध्यान रखना है आपको। ये इकोलॉजी की बात कर रहा है यहाँ पे, इकोसिस्टम की बात नहीं कर रहा। इकोलॉजी जो टर्म दी थी वो जो है अर्नेस्ट हैकल ने दी थी, और फादर कौन है इसके जो है इकोलॉजी के? तो ये माना जाता है हम्बोल्ट को, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। ये हिंदी में दे रखा है, आप पढ़ सकते हैं एक बार, ठीक है भाई। तो ये क्वेश्चन आया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था, देखो, ये है लिबरलाइजेशन रिफॉर्म्स ऑफ 1991 1991 ब्रॉड पब्लिक एंटरप्राइजेज अंडर द परव्यू ऑफ BIFR यूजिंग विच एक्ट। तो 1991 के उदारीकरण सुधारों ने किस अधिनियम का उपयोग करते हुए सार्वजनिक उद्यमों को BIFR के दायरे में लाया? तो ये देखिए BIFR की फुल फॉर्म है द बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। और ये कौन सा एक्ट था? तो ये सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज जो है स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1985 था। LPG जो रिफॉर्म आए थे भाई ये आए थे 1991 में, और इस समय जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे PV नरसिम्हा राव। इतना आपको ध्यान रखना है भाई, ठीक है। जो है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म है, पूछ सकता है आपसे, ठीक है। अब वो इस पे भी शिफ्ट हो रहा है कि फुल फॉर्म बताओ, ठीक है। GD के एग्ज़ाम में काफ़ी पूछा गया है 2024 के में। तो GD वालों भाई एक बार देख लो आप इस सीरीज़ को, ठीक है। ये जो मैंने आज का लेक्चर है कंप्लीट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग जो है अमेंडमेंट मेड इट नेसेसरी फॉर प्रेसिडेंट टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द एडवाइस रेंडर्ड एड एंड एडवाइस जो है रेंडर्ड टू हिम बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। COM का मतलब है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इतना आपको ध्यान रखना है भाई। निम्नलिखित में से किस संशोधन ने राष्ट्रपति के लिए COM काउंसिल ऑफ मिनिस्टर द्वारा दी गई सलाह के अनुसार कार्य करना आवश्यक बना दिया? तो ये भाई 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1976 में। इसमें देखिए जो है प्रेसिडेंट जो है
जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे उनकी एड एंड एडवाइस पर काम करेंगे। ठीक है। तो 42वां जो अमेंडमेंट हुआ था भारत के संविधान के 42वें संशोधन ने राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करना अनिवार्य बना दिया। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो लागू हुआ 1977 को, ये आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन पूछा था। नेक्स्ट पूछ सकते हैं आपसे, पॉलिटी का क्वेश्चन है ये क्वेश्चन पूछा था भाई, ए रोटेटिंग एयर कॉलम ऑन वाटर बॉडीज और ओशंस इज कॉल्ड। तो जल निकायों या महासागरों पर घूर्णन वायु स्तंभ को क्या कहा जाता है? तो उन्हें वाटर स्पाउट्स कहा जाता है भाई। ठीक है। रोटेटिंग एयर कॉलम ऑन वाटर बॉडीज और ओशंस इज कॉल्ड वाटर स्पाउट्स। वाटर स्पाउट्स आर सिमिलर टू द टोर्नाडोज बट दे फॉर्म ओवर वाटर इंस्टीड ऑफ लैंड। तो टोर्नाडो जो होते हैं यूएसए में बनते हैं भाई, ये अमेरिका में। और ये देखे जो है ये एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन टोर्नाडोज। और ये लैंड और जो है वाटर दोनों पर बनते हैं, बट ये बात कर रहा है वाटर स्पाउट्स की, तो वाटर स्पाउट्स वाटर पर बनते हैं भाई। ठीक है। तो ये हिंदी में लिखा हुआ है, जल निकाय या महासागरों पर एक घूर्णन वायु स्तंभ को जल प्रताप कहा जाता है। और वाटर स्पाउट बवंडर के समान होते हैं, लेकिन वे ज़मीन के बजाय पानी के ऊपर बनते हैं। ध्यान रखना है आपको ये क्वेश्चन। ठीक है। ज्योग्राफी का क्वेश्चन है भैया। इसके अलावा देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोनोएटॉमिक गैस। तो निम्नलिखित में से कौन सी मोनोएटॉमिक गैस है? तो देखिए, जिन गैसेज विच हैव सिंगल एटम्स, जिनके पास सिंगल एटम होते हैं गैसेज में, तो वो मोनो एटॉमिक होती हैं। नोबल गैसेज मोनो एटॉमिक है भाई नेचर में। और देखिए जीनोन के बारे में, शायद इसका जो आंसर है वो जीनोन था। ठीक है। नोबल गैसेज मोनो एटॉमिक होती हैं ये। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा था। तो व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर बिफोर ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो हरित क्रांति से पहले कृषि की क्या स्थिति थी? तो पुअर कंडीशन थी। कंट्री वाज डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्ट ऑफ फूड एंड फूड ग्रेन्स। और जो है एग्रीकल्चर वाज प्लग बाई लो प्रोडक्टिविटी एंड लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो प्रोडक्टिविटी भी कम थी, इन्वेस्टमेंट भी कम थी, और डिपेंडेंट थे हम जो है फूड पर। इंपोर्ट करते थे हम फूड यूएसए से। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कैसी स्थिति थी। तो जो ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था, ये आया था भाई 1966 में। हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को इंट्रोड्यूस करा था यहाँ पे। ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है। और ये थर्ड 5 ईयर प्लान के जो है आसपास आया था, 5 ईयर प्लान के आसपास क्वेश्चन पूछा हुआ है ये। ठीक है। और जो है MS स्वामीनाथन जी, ये फादर हैं इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन के। नॉर्मन बोरलॉग, ये फादर हैं जो है वर्ल्ड ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर हैं। इतना आपको ध्यान रखना है डियर लर्नर्स। ठीक है। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें भाई, सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो आने वाली क्लासेस के लिए। ठीक है। सॉल्यूशन आपको बेस्ट मिलेगा। ठीक है। और सबसे पहले मिलेगा, बेस्ट एनालिसिस मिलेगा। देखिए पहले तो देने की बात नहीं है, बट बेस्ट जो है आपको मिल जाएगा जो है क्वेश्चंस का आंसर। ठीक है। जल्दी के चक्कर में कई बार मुझे गलत आंसर नहीं देना भाई, बिल्कुल भी सॉल्यूशन गलत नहीं करवाना है, चाहे थोड़ा लेट हो जाएंगे हम, और सॉल्यूशन हम बेस्ट करेंगे। ठीक है। तो भारतमाला परियोजना कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री। तो भारतमाला जो है परियोजना किस मंत्रालय के अंतर आती है? तो ये देखिए मिनिस्ट्री पूछ ली है, तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, और 2015 में आई थी आई थिंक ये योजना जो है भारतमाला परियोजना जो है। ठीक है भाई। तो योजना के 2 क्वेश्चन पूछ लिए इन्होंने। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा था। विच थ्योरी गिव्स द कंसेप्ट ऑफ कंजुगेट एसिड बेस पेयर। तो कौन सा सिद्धांत युग्मक अम्ल क्षार युग्म की अवधारणा देता है? तो ये जो है ब्रॉन्स्टेड लॉरे एसिड बेस थ्योरी है। ठीक है। और ये डिस्क्राइब करती है द कंसेप्ट ऑफ कंजुगेट एसिड बेस पेयर्स को जो है डिस्क्राइब करती है, उनके कंसेप्ट को। ये ध्यान रखना है, रिपीट हो सकता है ये क्वेश्चन। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है अपना, क्या पूछा था। तो ये स्टेटमेंट में पूछा था भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। मैक्सवेल लॉज आर एप्लीकेबल व्हेन चार्जेस एंड करंट एब्सेंट। गलत है ये स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट एम्पेयर्स लॉ शोज रिलेशनशिप इन करंट एंड वोल्टेज। सेकंड स्टेटमेंट सही है भाई इसके। ठीक है। तो ये हिंदी में लिखा है, एक बार आप पढ़ सकते हैं इसे। तो नेक्स्ट देख लेते हैं अपना क्या क्वेश्चन पूछा था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। तो पहली स्टेटमेंट क्या है, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया जो है इंक्रीज्ड बाय 184 मिलियन, 184 मिलियन इन 2001 से लेकर और 2011 डिकेड में। तो ये गलत है भाई, 181 मिलियन इंक्रीज हुई थी। ठीक है। तो दूसरी स्टेटमेंट क्या कह रही है, दिस डिकेड सा द शार्पेस्ट डिक्लाइन इन जो है परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ सिंस इंडिपेंडेंस। तो ये स्टेटमेंट सही है सेकंड वाली। ठीक है भाई। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर जो है स्टेटमेंट बी। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था ये भी देख लेते हैं हम। तो स्टेटमेंट के काफ़ी क्वेश्चन पूछता है भाई, मेंस में क्वेश्चन पूछता है ये स्टेटमेंट्स के, 2023 में भी पूछे हुए हैं स्टेटमेंट्स के क्वेश्चन, ये तो आपको पता होना चाहिए। तो विच स्टेटमेंट आर गिवन ट्रू, ठीक है, तो ट्रू स्टेटमेंट पूछिए। देखिए, द एक्सपेंशन पाथ आर आइसोक्लाइन बट ऑल आइसोक्लाइंस आर नॉट एक्सपेंशन पाथ, तो ये सही स्टेटमेंट है भाई। शॉर्ट रन प्रोडक्शन वी कैन एडजस्ट कैपिटल एसेट इंक्लूडिंग लैंड मशीन जो है ETC, तो ये जो है शॉर्ट रन जो है प्रोडक्शन वी कैन एडजस्ट कैपिटल एसेट्स इंक्लूडिंग लैंड मशीन। तो देख लेते हैं तीसरी स्टेटमेंट क्या है, स्टॉक रिसोर्सेज कैन बी यूज्ड लेटर इफ़ नॉट यूज्ड इन वन पीरियड ऑफ प्रोडक्शन, स्टॉक जो है रिसोर्सेज कैन बी यूज्ड लेटर इफ़ नॉट यूज्ड इन वन पीरियड ऑफ प्रोडक्शन, तो भाई इसकी जो है पहली और दूसरी स्टेटमेंट सही है, A एंड B, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना क्या है। अगर कोई गलत हो जाए क्वेश्चन तो आप अपना जो है आंसर कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं और मुझे बता सकते हैं सर ये वाला इसका आंसर सही था, ठीक है भाई। मेरे से भी गलती हो सकती है थोड़ी बहुत, बट ऐसे मैं कोशिश करता हूँ कि आपको सही जो है सॉल्यूशन दूँ, बट अगर कोई किसी क्वेश्चन में गलती हो जाए, गलत निकल जाए, कई बार मिसस्पेल हो जाता है, तो है ना, तो आप भी उसका आंसर दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में, बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो है सजेशन मोस्ट वेलकम है आपके सजेशन के लिए। तो मैच द फॉलोइंग बुक्स एंड देयर राइटर्स, राइटर्स के बारे में पूछ लिया है, बुक्स दे दिए हैं। फिलोसफी ऑफ बॉम्ब ये लिखी थी भाई भगवती चरण वोरा ने, सही स्टेटमेंट है ये पहला जो है। और आनंद मठ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, सही है ये। पाथर धाबी शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, तीनों सही हैं भाई ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग असर्शन एंड रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा था। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज टर्निंग पॉइंट इन हिस्ट्री, तो ये पहली स्टेटमेंट है। रीज़न क्या है इसका, इट डिसाइडेड दैट राइज ऑफ अनोदर बैंड ऑफ इन्वेडर कॉल मुगल इन इंडिया, तो 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ था। यहाँ पे भाई मुगल्स ने अपना जो है स्थापना करी थी, बाबर ने, बाबर का युद्ध हुआ था किससे, तो यहाँ पे इब्राहिम लोदी से, जो है दिल्ली सल्तनत का लास्ट रूलर था ये, लोदी डायनेस्टी का, ठीक है। तो इब्राहिम जो है लोदी से बाबर का युद्ध हुआ था 1526 में, पानीपत का पहला युद्ध था ये, पानीपत का फर्स्ट युद्ध था, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, असर्शन भी सही है और रीजन्स जो है दोनों सही हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब अपना क्या पूछा था, इन विच ईयर जेम्स चैडविक डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन्स, तो कैसा क्वेश्चन पूछ लिया भाई, ये कब डिस्कवर किया था, ठीक है। तो जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज किस वर्ष में की थी, तो 1932 में की थी। ब्रिटिश फिजिसिस्ट जेम्स चैडविक डिस्कवर्ड द न्यूट्रॉन 1932, 1932 ही वॉज अवार्डेड द नोबेल प्राइज़, और फिजिक्स में इसे नोबेल प्राइज़ भी मिला था 1935 में, ठीक है भाई। आने वाले एग्जाम के लिए देख लें आप क्वेश्चंस, हेडक्वार्टर ऑफ साउदर्न सेंट्रल रेलवे इज लोकेटेड, तो सिकंदराबाद में है भाई, जो है दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय, ठीक है। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन पूछा था देख लेते हैं, इंडिया डिफीटेड पाकिस्तान फ्रॉम 2-1, 2-1 से इन एशिया कप अंडर 19 इन 2023, तो मेंस जूनियर एशिया हॉकी कप हुआ था 2003 में और 2023 में ओमान में, तो यहाँ पे इंडिया ने पाकिस्तान को हरा दिया था 2-1 से, इतना ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था, व्हेन एंड वेयर डिड महात्मा गांधी जी फर्स्ट टाइम यूज़ हिज मेथड ऑफ हंगर स्ट्राइक टू अचीव अ डिज़ायर्ड गोल, तो महात्मा गांधी जी ने वांछित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पहली बार कब और कहाँ भूख हड़ताल की अपनी पद्धति का उपयोग किया था, तो देखिए भाई यह अहमदाबाद मील स्ट्राइक हुई थी 1980 में, यहाँ पे इन्होंने यूज़ किया था अपना जो है हंगर स्ट्राइक का फॉर्मूला, हंगर स्ट्राइक, ठीक है। और इससे पहले दो है चंपारण हुआ था, चंपारण, ठीक है, चंपारण जो है 1917 में हुआ था, ठीक है। इतना भी आपको ध्यान रखना है डियर लर्नर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा था, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीसीडेंट रिवर्स, तो एंटीसीडेंट रिवर के बारे में पूछा था, एग्जैक्ट इसका ऑप्शन पता नहीं है भाई क्या है, दे रखा था उन्होंने कौन सी रिवर दे रखी थी, बट यही है, बाकी मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, जो एंटीसीडेंट रिवर होती हैं, दीज रिवर्स एग्जिस्टेड बिफोर हिमालय, हिमालय से पहले भी वो एग्जिस्ट करती थी, रोज एंड कट देयर कोर्स थ्रो द माउंटेन्स, तो उन्होंने हिमालय को काट कर अपना रास्ता बनाया है, पहाड़ों को काट कर दे मेंटेन देयर कोर्स एंड पैटर्न डिस्पाइट चेंज इन द अंडरलाइंग रॉक, तो उन्होंने अपना जो है कोर्स और जो पैटर्न है वो बनाए रखा, ठीक है। सतलुज इसके जो एग्जाम्पल हैं, इंडस है, सतलुज है, सरजू है और अरुण है, तीस्ता है, ब्रह्मपुत्र है, कोशी है, सुबनसिरी है, तो ये सारी एंटीसीडेंट रिवर्स हैं। बाकी जो कॉन्सिक्वेंट रिवर्स हैं, देखिए दीज रिवर्स फ्लो इन द
जनरल डायरेक्शन ऑफ द स्लोप, स्लोप की जो डायरेक्शन होती है, मान लें ये पहाड़ी है और इधर स्लोप है तो इधर ही बहेंगी, ये स्लोप की डायरेक्शन में बहती हैं। मोस्ट रिवर्स इन पेनिनसुलर इंडिया आर कॉन्सिक्वेंट, जो है रिवर्स हैं, इंक्लूडिंग गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ठीक है भाई, ये हिंदी में दे रखा है, आप पढ़ सकते हैं एक बार, नेक्स्ट एग्जाम में आपसे पूछ सकता है ये। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा था, एंडेंजर्ड ऑल स्पीसीज फ्रॉम सेंट्रल इंडिया इंक्लूडेड इन IUCN रेड लिस्ट इन 2018। तो मध्य भारत की जो है विलुप्त उल्लू प्रजातियां 2018 में IUCN रेड लिस्ट में शामिल की गई थी। तो ये है भाई फॉरेस्ट आउलेट, ये इसका आंसर था। तो इट इज़ अ स्मॉल रेयर ऑल दैट इज़ नेटिव टू सेंट्रल इंडिया, और द फॉरेस्ट आउलेट इज़ ऑल्सो नोन एज, तो फॉरेस्ट स्पॉटेड आउलेट और ब्लैविट्स ऑल, इसको भी ध्यान रख सकते हैं आप। द फॉरेस्ट आउलेट इज लीगली प्रोटेक्टेड अंडर शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर, जो है शेड्यूल 1 के अंडर आता है। और द फॉरेस्ट आउलेट इज लिस्टेड एज ए एंडेंजर्ड बिकॉज इट्स पॉपुलेशन एस्टिमेटेड टू बी फ्यूअर देन 1000 मैच्योर नेटिव्स। तो 1000 जो है मैच्योर जो इंडिविजुअल हैं उससे भी कम रह गई है। ठीक है, तो वन उल्लू जो है ये एक छोटा दुर्लभ उल्लू है जो मध्य भारत का मूल निवासी है। ठीक है, नेटिव है जो है सेंट्रल इंडिया का। वन उल्लू को वन चित्तीदार उल्लू या ब्लेविट्स उल्लू के रूप में भी जाना जाता है। वन उल्लू वन्य जीव जो है संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 1 के अंतर्गत कानूनी रूप से संरक्षित है, और वन उल्लू को लुप्त प्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है क्योंकि इसकी आबादी 1000 जो है परिपक्व व्यक्तियों से, जो है इनकी जो मैच्योर इंडिविजुअल है उससे कम होने का अनुमान है। ये आपको ध्यान रखना है। बाकी स्पीसीज़ के बारे में ध्यान रख लें थोड़ा सा, और एंडेंजर्ड की किस लिस्ट में आता है IUCN की, ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लें, और नेटिव कहाँ का है ये भी। तो ये क्वेश्चन जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन टू बी ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है। तो ये सारी जो है क्वालिफिकेशन है जिसके लिए जो है जज होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के, उनके लिए जो क्वालिफिकेशन है ये सारी हैं। इसके अलावा कोई भी ऑप्शन में दे रखा होगा वही गलत होगा, वही उन्होंने पूछा है, नॉट पूछा है, नॉट रिक्वायर्ड। तो ये है, ये सिटीजन होने चाहिए इंडियन सिटीजन, और हैव हेल्ड आ जुडिशियल ऑफिस इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 10 साल। तो उनका जो है जुडिशियल ऑफिस जो है हो इंडिया में 10 साल कम से कम, और हैव प्रैक्टिस्ड एज अ हाई कोर्ट एडवोकेट फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स, और बी आर हाई कोर्ट जज फॉर एटलीस्ट 5 ईयर, बी आर डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये सारी क्वालिफिकेशन है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट सुप्रीम कोर्ट जज, और द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट स्पेसिफाई मिनिमम एज फॉर द अपॉइंटमेंट सुप्रीम कोर्ट जज रिटायर एट द एज ऑफ 65। कोई क्राइटेरिया नहीं दे रखा है भाई जो है कॉन्स्टिट्यूशन में मिनिमम एज क्राइटेरिया। ठीक है, तो एक भारतीय नागरिक बने कम से कम 10 वर्षों के लिए भारत में न्यायिक कार्यालय आयोजित किया हो, कम से कम 10 वर्षों के लिए उच्च न्यायालय के वकील के रूप में अभ्यास किया हो, कम से कम 5 साल के लिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बने, और भारत के राष्ट्रपति की राय में एक प्रतिष्ठित न्यायवादी बने। भारत के राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्त करते हैं। भारत के संविधान में नियुक्ति के लिए न्यूनतम आय निर्दिष्ट नहीं की गई है, आय नहीं है, आयु है। सुप्रीम कोर्ट के जज 65 साल की उम्र में रिटायर होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा, जो इनकी क्वालिफिकेशंस हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखी हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था, जो है सात्विक जो है सिराज रंकिरेड्डी एन इंडियन बैडमिंटन प्लेयर सेट द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द फास्टेस्ट बैडमिंटन स्मैश एट। तो इन्होंने देखिए 565 किलोमीटर पर आवर फास्टेस्ट बैडमिंटन स्मैश का रिकॉर्ड बनाया है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है जापान में बनाया था इन्होंने। तो भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी सात्विक साईराज रंकिरेड्डी ने सबसे तेज बैडमिंटन स्मैश के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। तो याद रखना है, आपको पूछ सकता है करंट अफेयर्स में। नेक्स्ट क्या को पूछा था, देखो एसिड एंड बेस डिटरमाइंड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो अम्ल और क्षारक निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। तो ये भाई pH स्केल है, पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन बोलते हैं, पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, 0 से 7 जो है एसिडिक होते हैं, बाकी 7 to 14 बेसिक होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई, प्योर वाटर का जो pH होता है वो 7 होता है। ठीक है, न्यूट्रल होता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा था, पॉपुलेशन जो है ग्रोथ परसेंटेज रेट ऑफ हिंदूज इन इंडिया। तो भाई देखो ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसको एग्जैक्ट पता नहीं है क्या पूछा था, बट ऐसे ही भेजा था ये स्टूडेंट्स ने जो है हिंदी
हिंदू की जनसंख्या जो है वृद्धि प्रतिशत दर क्या है, तो आप देख लें आपके अकॉर्डिंग जो आंसर हो उसमें ऑप्शंस हो। तो मैंने यहाँ पे दे दिया है द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऑफ हिंदूज इन इंडिया फ्रॉम 2001 से 2011, तो 16.8 थी प्रतिशत थी। दिस वॉज अ डिक्रीज फ्रॉम द प्रीवियस डिकेड व्हेन द ग्रोथ रेट वॉज 19.9%। ठीक है, 2011 सेंसस रिपोर्टेड दैट 79.8% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन वाज हिंदू। ये पूछा हो सकता है क्वेश्चन आपसे, बाकी पता नहीं है एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या है ये। तो ये भी है एक फैक्ट, देखो 4.3% पॉपुलेशन डिक्रीज फ्रॉम 1951 से 2011। तो इनमें से जो भी आपको लगा हो, जिसने एग्ज़ाम दिया हो, तो वो आप देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। बाकी ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे आने वाले टाइम में, और ये भी। ठीक है, नेक्स्ट क्या पूछा था देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस सुप्रीम कोर्ट रिस्टोर प्राइमेसी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ओवर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। इसमें भी थोड़ा कन्फ्यूजन है कि क्वेश्चन क्या पूछा था एग्जैक्ट, लेकिन इन दो केसेस को आप ध्यान रखें, ये आने वाले एग्जाम्स में पूछ सकते हैं। निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने जो है निर्देशक सिद्धांतों पर मौलिक अधिकारों की प्रस्तावना जो है प्रधानता बहाल की। तो गोलकनाथ केस हुआ था 1967 में। द केस एस्टेब्लिश द पार्लियामेंट कैन नॉट लिमिट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे लिमिट नहीं कर सकती जो है पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स पर। तो ये गोलकनाथ केस में कहा गया था। और एक हुआ था चंपाकरण दोराईराजन केस, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रूलिंग दैट डिक्लेयर्ड अ गवर्नमेंट ऑर्डर unconstitutional. The case established that fundamental rights are superior to directive principles and cannot be overridden by them. तो ये वाला था भाई जो पूछा गया होगा, चंपाकरण दोराईराजन 1951 में। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1951 में, यहीं पे ही। ठीक है, इसी टाइम पर चंपाकरण दोराईराजन 1951 भारत के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले ने एक सरकारी आदेश को असंवैधानिक घोषित कर दिया। इस मामले ने स्थापित किया कि मौलिक अधिकार निदेशक सिद्धांतों से बेहतर हैं और उनके द्वारा ओवरराइड नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे भाई फंडामेंटल राइट्स को ओवरराइड जो है नहीं किया जा सकता। ठीक है, फंडामेंट जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के ऊपर जो है, आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को जो है द कोर्ट रिस्टोर प्राइमेसी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। तो उन्होंने कहा है भाई देखो, द केस एस्टेब्लिश दैट फंडामेंटल राइट्स आर सुपीरियर टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड कैन नॉट बी ओवररिडन बाय दैम। तो सुपीरियर ही रहेंगे भाई फंडामेंटल राइट्स, वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ठीक है, उन्हें ओवरराइड नहीं कर सकते। तो ये दोनों केसेस आपको पता होने चाहिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। एक तो एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पता ना, चक्कर ये है थोड़ा घुमा फिरा के। अब स्टूडेंट्स ने जैसा दिया है, उन्हें जैसे समझ आया तो वो याद है, बस वही बता रहे हैं, कोई वहाँ से लिख के थोड़ी ना लाएगा। ठीक है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर फर्स्ट केम टू दी दरगाह ऑफ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। तो निम्नलिखित में से कौन सा शासक सबसे पहले ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक, दिल्ली सल्तनत का रूलर था ये सल्तनत। ठीक है भाई, इतना आपको ध्यान रखना है। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है वो कहाँ है? वो अजमेर में है। गरीब नवाज के नाम से इन्हें जाना जाता है, गरीब नवाज। ठीक है, और किस जो है सिलसिला से इनका संबंध था? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे वो जो है चिश्ती सिलसिला से थे, चिश्ती सिलसिला। ठीक है, सूफ़ी सेंट थे, सूफ़ी सेंट। ठीक है, और देखिए निज़ामुद्दीन औलिया जो यहाँ पे हैं दिल्ली में, जिनकी दरगाह है, वो भी चिश्ती सिलसिला से हैं। तो इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। देखो, आर्किमिडीज प्रिंसिपल स्टेट्स दैट द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन अ फ्लूइड इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेसेस द फोर्स इज कॉल्ड, इसे कहते हैं बॉयंट फोर्स। ठीक है भाई, तो इसे बॉयंट फोर्स कहते हैं, इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या क्वेश्चन पूछा था। तो कॉपेन जो क्लासिफिकेशन है ऑफ डिज़र्ट टेम्परेचर, रेगिस्तान के तापमान का कॉपेन वर्गीकरण। तो ये क्या है भाई? तो BWH फॉर हॉट डिज़र्ट एंड BWK फॉर कोल्ड डिज़र्ट। तो B इज इन द क्लासिफिकेशन स्टैंड फॉर ड्राई, ड्राई को जो है रिप्रेजेंट करता है B। तो W जो है इन BWH स्टैंड फॉर वेस्ट डिज़र्ट। तो W जो है इसमें BWH में तो वेस्ट डिज़र्ट है। तो कॉपेन जो है क्लासिफिकेशन करता है, इसकी जो क्लासिफिकेशन है भाई ये टेम्परेचर के बेस पे होती है।
टेम्परेचर के बेस पे होती है, रेनफॉल के बेस पे होती है, ठीक है, रेनफॉल के बेस पे होती है, टेम्परेचर के बेस पे होती है, और जो एवरेज टेम्परेचर होता है, एवरेज टेम्परेचर ईयरली और मंथली, ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, ठीक है भाई। कुषाण रूलर कनिष्का वॉज द रूलर ऑफ विच नंबर क्रोनोलॉजी। तो इसमें बेसिकली ये पूछ रहा है कि कुषाण जो है डायनेस्टी का रूलर था, जो कनिष्का, वो कौन से नंबर का राजा था, ठीक है। तो कुषाण शासक कनिष्क की संख्या कालक्रम का शासक था, तो कौन से नंबर का था वो। तो देखिए यहाँ पे जो पहला था जो है कुजुला कड़प्सिस, ये फाउंडर था जो है कुषाण डायनेस्टी का। इसके बाद आया था वीमा टुकु या सदासाकना और वीमा कड़प्सिस। उसके बाद आया था कनिष्का, फिर ये वाले दो आए थे, ठीक है भाई। तो इतना आपको ध्यान रखना है, हुविसिका और उसके बाद वासुदेवा। नेक्स्ट देख लेते हैं अपना क्वेश्चन क्या है। तो इनकी क्रोनोलॉजी याद रखनी है। कुषाणा जो है ये पोस्ट मौर्यन डायनेस्टी थी और ये फॉरेन डायनेस्टी में आता भाई, ठीक है। और जो कनिष्का था 72 AD में, इसी के टाइम पे 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। तो दे रूल्ड अराउंड द सेम टाइम एज द वेस्टर्न सेट्रप्स द सतवाहनास एंड द फर्स्ट गुप्ता एम्पायर रूलर्स जो थे, ठीक है। इन्होंने सेम टाइम पे जो है रूल किया था, जो है वेस्टर्न सेट्रप्स एंड सतवाहनास एंड द फर्स्ट गुप्ता एम्पायर रूल्स। तो आपको बेसिकली ये याद रखना है राजा कौन सा है, ऐसे तो याद नहीं रखा कंटेम्प्रेरी किसके थे, ठीक है भाई। बाकी फिर भी एक बार देख लेना ये वाला पढ़ के, ठीक है, कहीं एग्ज़ाम में पूछ लिया तो नेक्स्ट वाले में है ना। ये क्वेश्चन पूछा गया है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग पोखरण टेस्ट। तो पोखरण परीक्षण के दौरान निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति थे। तो पहला वाला जो हुआ था, देखिए, जो 1974 में हुआ था, स्माइलिंग बुद्धा के नाम से, उस समय जो प्राइम मिनिस्टर थी, अब ये नहीं पता वो प्रेसिडेंट पूछा था या प्राइम मिनिस्टर पूछा था, ठीक है। बेसिकली वैसे प्राइम मिनिस्टर ही पूछा होगा, प्रेसिडेंट तो नहीं पूछा होगा। तो पहले वाले में देखिए जो हुआ था, इंदिरा गांधी थी इसमें प्राइम मिनिस्टर, और जो है सेकंड वाले जो हुआ था 1998 में ऑपरेशन शक्ति के नाम से था, इस टाइम पे थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, ठीक है, और प्रेसिडेंट थे KR नारायण। इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था, देखो, व्हेन वाज द फ्लूइड मोजाइक मॉडल गिवन। तो द्रव मोजाइक मॉडल कब दिया गया था। तो ये जो है फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर वाज प्रपोज्ड इन 1972 बाय सेमूर जोनाथन सिंगर और गर्थ L निकोलसन ने दिया था। तो कोशिका झिल्ली संरचना का द्रव जो है मोज़ैक मॉडल 1972 में सिमोर जोनाथन सिंगर और गर्थ L निकोलसन द्वारा प्रस्तावित किया गया था। इतना आपको ध्यान रखना है भाई, ठीक है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन, और कोई पूछा हो तो व्हाट इज़ लिबरलाइजेशन। तो क्या है ये, देखिए, एक प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग एंड रिमूविंग द गवर्नमेंटल जो है रेस्ट्रिक्शंस ऑन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और लॉज। जो है देखिए गवर्नमेंट की जो रेस्ट्रिक्शंस होती हैं कंपनीज़ पर, ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पर, ठीक है, लाइसेंस प्रथा जो होती है उसे समाप्त कर दिया जाता है या कम कर दिया जाता है, उसे रिमूव कर दिया जाता है। वही जो है गवर्नमेंट की उसमें थोड़ी सी इंटरफेरेंस कम हो जाती है, ठीक है भाई, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में और लॉज में, तो उसे ही लिबरलाइजेशन बोलते हैं, ताकि और अच्छे से इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके, ठीक है। तो यही होता है रिड्यूसिंग रिमूविंग गवर्नमेंटल रेस्ट्रिक्शंस ऑन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ठीक है। उनमें जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं तो उनमें जो है गवर्नमेंट का रेस्ट्रिक्शंस कम कर दिया जाता है। तो 1991 में आए थे LPG रिफॉर्म्स, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये वाला जो है क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है भाई। इसके अलावा ये क्वेश्चन पूछा गया था, गोल ऑफ सिविल एविएशन इन 2024। तो नागरिक उड्डयन का लक्ष्य क्या था। द गोल ऑफ द सिविल एविएशन इन 2024 इज़ टू मेक एयर ट्रैवल सेफर, मोर एफिशिएंट एंड मोर सस्टेनेबल। तो ये गोल था भाई। थीम क्या थी इसकी, तो सेफ स्काइज सस्टेनेबल फ्यूचर, तो टुगेदर फॉर नेक्स्ट 80 ईयर्स। तो ये थीम है। अब इनमें से पता नहीं थीम पूछी थी या फिर गोल पूछा था, तो दोनों में से इनमें से कोई सा भी आंसर हो सकता है। अगर गोल पूछा हो तो ये वाला आंसर है, और थीम पूछी हो तो ये वाला है, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन पूछा था ये देख लेते हैं। देखो, F इजिकल टू के Q1 Q2 अपॉन में R का स्क्वायर, ये वाला जो है इक्वेशन गिवन बाय, तो चार्ल्स
ऑगस्टिन डी कोलाम ने दी थी। कोलाम्स लॉ बोलते हैं इसे, ठीक है। ये जो है चार्ज के बीच में अट्रैक्शन और रिपल्सल्स होते हैं, दो बॉडीज़ का जो मास होता है, और ये डिस्टेंस होता है भाई, डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस से मेजर करते हैं आर को। यह है फोर्स, यह है कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, नहीं नहीं नहीं, ये कांस्टेंट है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, देखो क्या है भाई। तो ये वाला क्वेश्चन है, द यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यूएनएफसीसी वाज एडॉप्टेड ऑन। तो जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन यूएनएफसीसी को अपनाया गया था। तो ये अपनाया गया था भाई 1992 में, रियो अर्थ समिट हुई थी, रियो अर्थ समिट, उसमें अपनाया गया था, ठीक है। और ये केम इनटू फोर्स, तो लागू कब हुआ था? 1994 में। इतना आपको ध्यान रखना है, जो है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन। तो ये हमारे क्वेश्चंस थे भाई, ये आई थिंक 40-45 के करीब क्वेश्चंस हैं जो स्टूडेंट्स ने भेजे हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी और आपका जो है एग्ज़ाम भी अच्छा गया होगा, ठीक है। अब जो बच्चे आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या 2025 के लिए CGL का देने वाले हैं, उन सब के लिए ये क्लास जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। PY क्योंकि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस चैनल को, ठीक है भाई, सब्सक्राइब कर लें ताकि जो आने वाली क्लासेस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। PYQ हम जो क्या GK GS के सारे करेंगे, एक भी PYQ नहीं छोड़ रहे हैं। CGL के मैंने करा दिए हैं, CHSL के भी करा दूंगा, MTS के भी करा दूंगा, GD के चल रहे हैं, GD वालों के लिए स्पेशल क्लास चला रखी है भाई मैंने। तो आपको कॉम्प्रिहेंसिव जो है तैयारी करने का मौका मिलेगा, ठीक है, GK GS का। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर करें, उन्हें भी जो है सीरीज़ का फ़ायदा हो। और कोई भी एनालिसिस आता है इसके लिए भी आप चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं भाई एग्जैक्ट जो है अच्छे जो है सॉल्यूशन डालता हूँ। ये आपने देख भी लिया होगा और आपको सबसे पहले सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है भाई। तो आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी रही बात देखिए भाई कट ऑफ की, तो देखिए कट ऑफ अभी जो है जज करना बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? ये इसलिए मुश्किल है भाई, अभी देखिए पहले सर्वे करा जाए तब जाके पता चलेगा कि कितने। अभी मैं खुद से बोल दूँ यार कि इतना जाएगा इतना जाएगा, और जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल, देखिए मैं कहता हूँ वो बिल्कुल सही नहीं है। आप उस पर ट्रस्ट भी ना करें कि इतनी ही जाएगी, ऐसी जाएगी वैसी जाएगी। अभी इस टाइम पे ये क्रेज ज़्यादा चलता है कट ऑफ वाला, कि कट ऑफ इतनी जाएगी, हर कोई यही बताने पे तुला हुआ है। लेकिन भाई जब तक अच्छे से सर्वे ना हो, ठीक है, पोल ना किए जाएँ, तब तक कट ऑफ डिसाइड करना खुद से ये भाई बेकार की बातें हैं, ठीक है। तो आप कट ऑफ पे ध्यान ना दे के, अगर आपका एग्ज़ाम सही गया है, आपने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस काफ़ी सही अटैम्प्ट किए हैं, गलत होने के चांसेस आपके कम हैं, तो देखिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो है कट ऑफ के अंडर ही आपका नाम आ जाएगा। कट ऑफ से ज़्यादा आप फोकस करिए कि ठीक है एग्ज़ाम अगर अच्छा गया है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप आगे के लिए प्रिपरेशन करिए। अगर आपका एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया है तो फिर आप जो है आने वाला जो है CGL के लिए प्रिपरेशन में लग जाइए। अब कट ऑफ के चक्कर में आप जो है 5-10 दिन 20 दिन अपने वेस्ट कर दोगे, ठीक है। तो उससे अच्छा है कि आप अपना जो है एफिशिएंसी है जो है उसे यूज़ करें, अपनी एनर्जी को पॉजिटिव जगह लगाएं अपना, ठीक है। तो अभी एग्जैक्ट तो किसी को नहीं पता भाई, देखो कट ऑफ कितनी आएगी, और मैं ऐसे आपसे बोल भी दूं तो उससे कुछ फ़ायदा होगा नहीं, ठीक है। ना ही मेरे को ऐसा कोई क्रेडिट लेना कि मैंने कट ऑफ सही बताई थी नहीं बताई थी। हमारा काम है सिर्फ पढ़ाना और आपका काम है पढ़ना अच्छे तरीके से। कट ऑफ का काम यार देखो, अगर आपने सही तरह से एग्ज़ाम किया है ना तो आपका नाम आ जाएगा उसमें कट ऑफ में। और बात कर लेते हैं अब, देखो देखो जो है हार्ड लेवल जो है कैसा था, लेवल इजी था, हार्ड था, मॉडरेट था, कैसा था। तो 2018 वालों का जो एग्ज़ाम हुआ था, तो देखो मैं बताता हूँ एक बार। तो जो है 2000 जो है जी 18 जो है जनवरी को जो एग्ज़ाम हुआ था, और एक हुआ है 20 को। तो यहाँ पे देखिए GS का जो था, यहाँ पे आप 13 से जो है, यहाँ पे थोड़ा जो है हार्ड लेवल के क्वेश्चन थे, 13 से 14 या 15 क्वेश्चन मान सकते हैं आप। इतने क्वेश्चन आप यहाँ पे डुएबल थे, कर सकते हैं। इससे ज़्यादा थोड़े से मुश्किल थे क्वेश्चन। और इसके अलावा देखिए ये यहाँ पे आपको थोड़ा एज मिला है एज़ कंपैरिजन टू जो है 18 के, थोड़ा सा 20 वाला ईजियर साइड पड़ जाता है, क्योंकि कुछ जो है क्वेश्चंस आसान भी थे और कुछ पता भी चल जाता है ना। तो ये जो है 16 से 17 क्वेश्चन यहाँ पे आप अटैम्प्ट कर सकते थे, या 15 से 16 मान सकते हैं इतने, ठीक है। तो GS का लेवल आई थिंक दो तीन क्वेश्चंस का फ़र्क तो आ ही जाता है भाई, ठीक है, ये तो आपको भी पता है। बाकी देखिए पेपर जो था, जितना बच्चे बता रहे हैं, जितना लोग रिव्यू दे रहे हैं अपना, तो देखिए 2018 जो 18 जनवरी को हुआ था एज़ कंपेरिजन टू 20,
वो थोड़ा ईजियर साइड था, एक दो क्वेश्चंस, ठीक है। बाकी जो मैथ्स था, रीजनिंग थी और इंग्लिश थी, वो डुएबल थी। मैथ्स भी डुएबल था और रीजनिंग इजी थी काफ़ी, इंग्लिश भी काफ़ी इजी थी, ठीक है, एज़ कंपैरिजन टू जीएस के। इस बार का जीएस बहुत थोड़ा अलग ही लेवल का दे दिया था भाई, ठीक है, आप देख भी सकते हैं क्वेश्चंस को, तो लेवल थोड़ा सा सही था इस बार जीएस का, ठीक है। तो मैथ्स के क्वेश्चन देखिए, एक दो क्वेश्चन तो सबके ही अटकते हैं मैथ्स में भी, गलत जाएंगे या फिर थोड़ा जल्दबाजी में गलत कर देंगे, ऐसा ही होता है, ठीक है। बाकी और तो जो है हार्ड लेवल, हाँ एक दो क्वेश्चन का जो है एज मान सकते हैं, ठीक है, 20 वाले एग्ज़ाम में जो 20 जनवरी को हुआ था। बाकी देखिए यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का क्या सिस्टम रहता है वो देख लेंगे। टाइपिंग टेस्ट अभी के लिए भाई जो है 18 को जो हुआ था, 18 जनवरी को, वो कर दिया है पोस्टपोन, जो है अब 31 जनवरी को होगा दोबारा से। तो ये भाई एसएससी ना कुछ झोल करता ही रहता है, स्टूडेंट को परेशान करता रहता है। बट आपको परेशान नहीं होना है, अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से करना है, प्रेपरेशन को, ठीक है भाई, प्रिपरेशन को अच्छे से करना है। जिनका अच्छा गया है एग्ज़ाम उनके लिए बहुत अच्छी और ढेर सारी शुभकामनाएं, और जिन्होंने भाई देखो थोड़ा सा आप सही परफॉर्म नहीं कर पाए तो आप देखिए दोबारा से प्रिपरेशन कर लिए, आपको हारना नहीं है। अब एग्ज़ाम में आपका ज़्यादा टाइम नहीं है, 2025 के में PYQ आप कर सकते हैं, अच्छे से PYQ को लगाइए। देखिए PYQ तो रिपीट होते ही होते हैं, ऐसी बात नहीं है PYQ रिपीट नहीं होते, बस क्वेश्चन की जो है लैंग्वेज थोड़ा सा ट्विस्ट कर देता है, ठीक है। बाकी आपको देखिए कट ऑफ वाला सीन से दूर रहना है, अभी इतनी कट ऑफ जाएगी उतनी कट ऑफ जाएगी, 10-15 दिन आपके वेस्ट हो जाएंगे, तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा अवॉइड करना है, ठीक है। और ज़्यादा टेंशन लेनी नहीं है, अब जैसा भी एग्ज़ाम गया वेल एंड गुड, कोई बात नहीं। अगर अच्छा गया है तो आपका नाम आ जाएगा, और अगर थोड़ा सा भी आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएँ तो आप अपने नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं 2025 के लिए, ठीक है। CGL का अब ज़्यादा टाइम नहीं है, तो आपको हारना नहीं है बिल्कुल भी, अपने को पॉजिटिव रखना है और नेगेटिव लोगों से दूर रखना है, ठीक है। आपने जितना पढ़ा अच्छे से पढ़ा, अपना बेस्ट दिया, बस बात ही ख़त्म, ठीक है। अब आप कट ऑफ के पीछे भागोगे, आंसर कीज़ के पीछे भागोगे तो उससे कुछ होगा नहीं, ठीक है। तो ये कुछ टाइम तक ही रहता है भाई, 10-15 दिन आपके फिर वेस्ट हो जाते हैं इस चीज़ में, तो आपको उस चीज़ को बड़े अच्छे से डील करना है। बाकी आपको टेंशन नहीं लेनी है और अपना पढ़ते रहना है, ठीक है भाई। तो अभी जो बच्चे GD का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो उनके लिए भाई देखो मैंने PYQ की सीरीज़ चला रखी है, आप उन्हें देख सकते हैं। तीसरी क्लास आएगी आज हमारी, आज आ जाएगी नहीं तो कल आएगी, ठीक है। आज ही मैंने सॉल्यूशन डाल दिया है भाई, जो है आपका 18-19 को जो हुआ था, आप क्वेश्चंस का लेवल देख सकते हैं किस तरह का था GS का, ठीक है। कैसे क्वेश्चन, ईयर भी पूछ रहा है भाई, ईयर न्यूट्रॉन किस ईयर में बनाया था जेम्स चैडविक ने, किस ईयर में दिया था, ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। अब उनके पास क्वेश्चन नहीं है तो भाई वो घुमा फिरा के दे सकते हैं SSC वाले, उनका काम है ये, ठीक है। तो आपको भी हारना नहीं है, अगर हार्ड क्वेश्चन है तो सबके लिए हार्ड है, हार्ड है तो सबके लिए हार्ड है, और ईजी है तो सबके लिए ईजी है, ठीक है भाई। तो आप कट ऑफ में उतना ही अंतर आ जाएगा कट ऑफ में, ठीक है। तो उससे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो नॉर्मलाइजेशन होगा उसमें भी आपको थोड़ा बहुत एज मिल जाएगा अगर किसी का हार्डर साइड था तो चलिए भाई, बहुत सारी बातें होंगी। बाकी मैं तो आपसे यही कहूँगा, देखो कट ऑफ पे आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, कट ऑफ जो होगी उसको अभी के लिए आपको छोड़ देना है। और अभी जो देखिए कट ऑफ बताने जा रहे हैं वो मेरे हिसाब से तो देखो आपको वो देखने से कोई फ़ायदा होगा नहीं, ठीक है, वो उनका एनालिसिस है। बट अभी यार सीधा पेपर दिया और एनालिसिस कर दिया कि भाई कट ऑफ इतनी जाएगी, तो भाई मैं वो नहीं बता सकता आपको, ठीक है। और बिना पोल के, या जब तक बहुत सारे बच्चों का पोल ना हो तब भी थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली तो नहीं बता सकते ना, ठीक है, कि इतनी ही कट ऑफ जाएगी। तो आप इस चीज़ के पीछे ना भागें, ठीक है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। बाकी आप समझदार हैं, आप अच्छे एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप खुद इन बातों को ध्यान में रखेंगे और ठीक है भाई, अपनाएंगे अपनी लाइफ में, नेगेटिव लोगों से दूर रहेंगे। हारना बिल्कुल नहीं है, जीवन में एग्ज़ाम्स काफ़ी होंगे और आपको मौका भी काफ़ी मिलेंगे, बस अपनी प्रिपरेशन पे फोकस रखिए, कंसिस्टेंट रहिए, ठीक है। तो चलिए यहीं पे हम अपनी क्लास को समाप्त करते हैं, अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। आज का ये सॉल्यूशन हो गया है, चैनल को देखिए सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो, ठीक है। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, जो है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है डियर लर्नर्स। चलिए गुड बाय, जय हिंद।